जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम। आज का अपन करने वाले ईआरएनए बोले तो एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ एनालिसिस। इसमें हम लोग देखेंगे वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। पहला आर्टिकल है, मोदी जी ने बात की है इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर अब्देल फतह अल सीसी से और डिस्कस किया है कि जो सिक्योरिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है, राइट, वेस्ट एशिया में, उसके बारे में बात की है इनसे। और कई जो और भी जो कंट्रीज हैं उनके जो हेड हैं उनसे बात की है। तो देखो, कंसर्न क्या है इंडिया के लिए कि एस्टिमेटेड जो 90 लाख लोग वर्क कर रहे हैं इन दी वेस्ट एशिया एंड एनी वाइडनिंग ऑफ द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि ये कॉन्फ्लिक्ट अगर और वाइड हुआ, मतलब और बढ़ा, ज़्यादा दिनों तक चला, तो इंडिया को भी प्रॉब्लम हो सकती, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भारतीय काम करते हैं। और एक और बात है कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी बैंक्स ऑन स्टेबिलिटी इन रीजन, क्योंकि जो 50% ऑफ इंडिया की एनर्जी नीड्स है वो वहीं से हमें मिलती है। तो ये कंसर्न थी, ये कंसर्न है हमारी इंडिया की। आपको ध्यान रखना है कि इंडिया को क्यों जो है तकलीफ हो सकती है, ये जो प्रॉब्लम है ये और बढ़ी तो मोदी और जो अलसीसी है उन्होंने बात किया शनिवार को एंड अपने कंसर्न्स जाहिर किए ओवर टेररिज्म, वायलेंस एंड एनी लॉस ऑफ सिविलियन लाइफ्स। मतलब जो आम जनता है, देखो कौन पिस रहा है, आम जनता। जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो अपनी सिक्योरिटी में बैठे हुए हैं, लेकिन जाने किसकी जाती हैं कोई भी वॉर में, आम जनता की ज़्यादा जाती है, राइट। जनता, ह्यूमैनिटेरियन लॉस जो है वो ज़्यादा होता है। तो इसी तरह से कई बातें की। और प्रधानमंत्री ने जो है एक्स पे, जो बोले तो फॉर्मल ट्वीट था, जो जिसका नाम बदल कर अब एक्स हो चुका है, वो जो है उसी पे ट्वीट किया था उन्होंने कि एक्सचेंज व्यू ऑन द डिटोरेटिंग सिक्योरिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इन वेस्ट एशिया, मोदी शेड इन अ पोस्ट ऑन एक्स, बोले तो प्रीवियस ट्विटर पे उन्होंने किया था, राइट। तो इस तरह से उन्होंने बातें की और जो है बहुत सारी बातें की हैं कि क्या बात है। और कन्वर्ज ऑन अक्टूबर 23 को उन्होंने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला सेकेंड से भी बात की है कि अक्टूबर 7 के बाद। और ये कब आया पता है, इंडिया जो है एब्सटेन था, मतलब उसने वोट नहीं किया था एट द यूएनजीए, बोले तो यूनाइटेड जनरल असेंबली में, ऑन अ गाजा सीज फायर रिजोल्यूशन। इसके बाद जो है मोदी जी अब जो है अपने पर्सनल लेवल पे सारी कंट्रीज से जो है, सारी कंट्री के हेड से, अरब कंट्रीज से जो है बात कर रहे हैं। तो पहले क्या होता था, इंडिया का व्यू अलग था आज से दो तीन डिकेड पहले, वो भी मैं आपको अगले एडिटोरियल में एक्सप्लेन करूंगा। तो अब जो व्यू है अलग है, पहले वो यूएन के साथ रहता था, लेकिन इस बार जो एब्सटेन रहा इंडिया, तो उसके जो कारण उन्होंने बताए कई कंट्रीज को फ़ोन करके अपने पर्सनल लेवल पे, बिकॉज कि इट हैड नो रेफरेंस टू ईदर हमास और हॉस्टेजेस। उस रिजोल्यूशन में हमास और जो हॉस्टेज हमास ने रखे हैं इसराइल के, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई थी उस रेजोल्यूशन में। इवन एक टेक्स्ट भी नहीं था, कुछ भी मेंशन नहीं था, राइट, इन दी ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट। तो इसी वजह से जो इंडिया ने अपना रीज़न दिया है कि वो एब्सटेन रहा था। और मैंने आपको बताया है कि कई बड़ी कंट्रीज़ भी इससे एब्सटेन रही थी, और इसके अगेंस्ट में जो है यूएस ने वोट किया था और इसराइल ने वोट किया था, और भी कई छोटी छोटी 14 कंट्रीज़ ने वोट किया था, राइट। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो कौन अगेंस्ट थे, कौन बड़ी पावर्स जो अगेंस्ट थी। और ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके, इंडिया, ये सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज जो थी इससे एब्सटेन रही। बोले तो ना अगेंस्ट में वोट किया, ना ही उसके फेवर में वोट किया, राइट। तो इस तरह की चीज़ें आपको याद रखनी है कि इंडिया जो है ना ही अगेंस्ट था ना ही था, वो बस एब्सटेन था, राइट, इन द यूएनजीए। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसी में मैं बात कर रहा था इसी के बारे में कि चेंजेस एंड जो चैलेंजेस आए हैं, राइट, कि चेंज क्या हुआ और क्या क्या चैलेंज हो सकते हैं इस चीज़ के। कि इंडिया का वोट जो था यूएन रेजोल्यूशन पे, उसने एक न्यू रियलिज्म जो है को मार्क किया है इन द मिडिल ईस्ट पॉलिसी। जैसे इंडिया की पहले थी लुक ईस्ट पॉलिसी, इस तरह की कई पॉलिसीज़ आपने प्रीवियसली पढ़ी होगी एनसीईआरटीज़ एंड ऑल में। बट जो ये नया वाला रियलिज्म है, दिल्ली का डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल वर्क जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टार्ट तो हुआ है, राइट। So, if you look beyond the procedural and technical explanation of India's vote over the weekend, right, of the UNGA war in Gaza, right, तो ये क्या बोल रहा है कि जो है इसमें क्या है कि इंडिया जो एब्सटेन किया है अरब रिजोल्यूशन से, कॉलिंग फॉर अ ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस इन गाजा। मतलब अरब रिजोल्यूशन क्या बोल रहा है, इसको मैं आपको बता दूं कि कितनी कंट्रीज़ ने तैयार किया है। 22 अरब, 22 अरब कंट्रीज़ ने मिलके इसको तैयार किया था। और इसको जो पेश किया है, किसने किया है, जॉर्डन ने पेश किया था। ये हमने कल कवर किया था ऑलरेडी, राइट। लेकिन इंडिया एब्सटेन रहा अरब के रिजोल्यूशन से, बट फेल्ड जो कैनेडियन अमेंडमेंट था
उसमें इंडिया ने सपोर्ट किया था ऑन October 7, जो कि वो रिजोल्यूशन था हमास अटैक ऑन इजराइल के ऊपर। बट जो है अरब कंट्रीज का जो है इंडिया ने एब्सटेन रहा। तो ये क्या कर रहा है, एक शिफ्ट की तरफ लेके जा रहा है इन द इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज रीजनल पॉलिसी ओवर द लास्ट 3 डिकेड। तो पिछले डिकेड्स में क्या होता था कि इंडिया जो है वो सपोर्ट करता था राइट अरब लोगों को अगेंस्ट द अरब रिजोल्यूशन अगेंस्ट इसराइल एज अ मैटर ऑफ रूटीन। तो इन द पास्ट राइट, तो इंडिया जो है आप देख सकते हो कि प्रीवियसली जो है अरब कंट्रीज के साथ खड़ा रहता था नाउ, बट इट लेटेस्ट वोट ऑन द लेटेस्ट यूएनजीए रिजोल्यूशन दिल्ली बोले तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि primacy of its concern on international terrorism without abnorming demand for two state solution in Palestine। मतलब अब क्या है कि इंडिया को समझ में आ रहा है धीरे धीरे जो है बोल्ड हो रहा है। जैसे पहले जो था कांग्रेस पार्टी का मिडिल ईस्ट पॉलिसी था, प्लेइंग वोट बैंक पॉलिटिक्स थी एक तरह से, बोल रहे हैं इस आर्टिकल में कि जो है दैट इज़ ऑफ वाइटल इंटरेस्ट ऑफ इंडियाज। नाउ इंडिया का जो चैलेंज है राइट ये क्या है अब के डेट में, तो उसको हम लोग आसानी से समझेंगे। पहला क्या है, फर्स्ट इज टू स्टेप आउट रूट द अरब वर्ल्ड एंड एक्सप्लेन्स दिल्ली अबाइडिंग कमिटमेंट टू पैलेस्टीन्स फुल स्टेटहुड राइट। तो इंडिया क्या कर रहा है, जैसे वहाँ पे एब्सेंट रहा लेकिन जो है वो इंडिया जो स्टेप अप हुआ है आउटरीच, जैसे आपने देखा कि एलसीसी से बात की, और भी जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी ने रिसेंट टेलीफोन्स के पर्सनल लेवल पे ऑन द मॉडरेट डिटेल्स ऑफ अरब वर्ल्ड कि भाई हम वहाँ क्यों, हमने वो हमारा क्या स्टैंड था उन्होंने क्लियर किया, इंक्लूडिंग मोहम्मद अब्बास ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से बात की, जॉर्डन के किंग हुसैन से बात की, सुल्तान ऑफ ओमान से बात की राइट, एंड प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी ऑफ इजिप्ट से बात की। इज़ अ वेलकम फर्स्ट स्टेप कि भाई देखो हमारा ये स्टैंड है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एब्सटेन रहा और सिर्फ इसराइल की साइड ले रहा है, नहीं। क्यों ले रहा है, क्योंकि उसमें इंडिया को जो अब मतलब उसने अपना बोल्ड स्टेप लिया, उसे जो सही लगा उसने किया, वोट बैंक की राजनीति नहीं की, नहीं ध्यान रखा कि भाई यहाँ इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलेशन है तो हमारा वोट बैंक का नुकसान होगा। लेकिन वो पर्सनल लेवल पे इंडिया जो है अब बात कर रही है। नाउ दिल्लीज रिलेशन विद द अरब लीडर्स हैव नेवर बीन एज गुड एज दे आर टुडे। स्टिल देखो आपको लग रहा होगा कि भाई ऐसा है, कुछ लोग नाराज होंगे, अरब कंट्रीज नाराज होगी इंडिया की पॉलिसी, लेकिन आज के डेट में जो इंडिया के रिलेशन है अरब कंट्रीज से वो पिछले कई डिकेड से ज़्यादा बेटर कंडीशंस में हैं राइट कंडीशन में। तो दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट नीड्स टू इनिशिएट अपोजिशन लीडर टू अ फुल ब्रीफिंग एंड एक्सप्लेन राइट कि इंडिया उन्हें पार्लियामेंट में भी ब्रीफ देना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए कि वाई राइट शेपिंग इट्स रीजनल पॉलिसी। बट जो है कई सारी चीज़ें हैं, ऑपोजिशन की थिंकिंग है ऑन द मिडिल ईस्ट इज फ्रोजन इन द पास्ट एंड अपडेट इज लॉन्ग ओवर ड्यू। मतलब वो कई सालों से एक ही तरह के धर्रे पे चल रहा था और जो अपडेट है वो लॉन्ग, मतलब ये कई सालों पहले हो जाना चाहिए था ना। जैसे आपको पता होगा कि सीरियल ब्लास्ट हुए केरला में संडे को, एंड अंडरलाइन द बोथ साइड हैव ए स्टेक इन इंसल्टिंग डोमेस्टिक पॉलिसीज राइट फ्रॉम द मिडिल ईस्ट क्राइसिस। कई सारी चीज़ें हैं ओके। तो इस तरह से जो है कई चीज़ें हमें समझ में आई। नाउ जो है दिल्ली नीड्स टू क्रैक डाउन ऑन द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप दैट आर रिपोर्टली स्प्रेडिंग डिस इन्फॉर्मेशन, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहे हैं इन दी फेवर ऑफ तेल अवीव एंड पार्टिसिपेटिंग इन साइबर अटैक against Hamas sites। तो बीजेपी गवर्नमेंट कैन नॉट लेट फ्रिंज ग्रुप्स अंडरमाइन इट्स केयरफुली क्राफ्टेड स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड रियलिज्म इन मिडिल ईस्ट। तो आपको इससे कई सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 12 की तरफ, जहाँ पे ये आर्टिकल है कि प्रचंड कौन है, आपको पता है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड राइट। उन्होंने संडे को जो है मिले वो यूएन सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस से और इनवाइट किया कि उन्होंने कि वर्ल्ड बॉडी को, मतलब यूएन को, कि एक भैया आप आओ और एक जो है मीडिएटर का काम करो इन दी कंक्लूडिंग नेपाल की पीस और ट्रांजिशनल जस्टिस प्रोसेस में राइट। तो जो अभी हैं यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है वो नेपाल काठमांडू की ही विजिट में है 4 डे के राइट। तो क्या सिचुएशंस थी कि ये कंडीशन में उन्होंने बोला कि हाँ हम सपोर्ट तो करेंगे बट वो क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ स्टैंडर्ड से, एंड द वर्डिंग ऑफ द नेपाल सुप्रीम कोर्ट। तो गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होने चाहिए इन अकॉर्डेंस विथ, एंड नेपाल के सुप्रीम कोर्ट का भी उसमें सहयोग चाहिए, और जो है बेसिक वो फुलफिल करे बेसिक नीड्स ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द डिकेड लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो दशकों से सालों से चला आ रहा है इन्वॉल्विंग माओइज्म आपको पता होगा राइट, दैट किल्ड 17,000 पीपल। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यूनाइटेड जो स्पेशली ऑफिस है नेपाल में यूनाइटेड मिशन करके जो क्रिएट हुआ था आफ्टर द पीस अकॉर्ड वाज साइंड इन 2006 में बाय द
देन उस समय जो नेपाल की गवर्नमेंट थी एंड द माओइस्ट, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। यूएन सेक्रेटरी ने काठमांडू में कहा है कि जो है प्रायर मीटिंग वाज स्टिल इन द वेक ऑफ October 7 ऑफ हमास अटैक, राइट। तो पहले से फिक्स था। तो ये जो है प्रचंड ने जो रिक्वेस्ट की है उस पर यूएन ने अपनी सहमति जताई है, बट उसी के साथ कि भाई आप लोग जो है लॉफुल्ली करोगे सारी चीज़ें एंड अकॉर्डिंग विद द नेपाल सुप्रीम कोर्ट। ना आगे चलते हैं। ये न्यूज़ हम लोग बहुत पहले से कवर करते आ रहे, हर मंथ में जो है ये आता है, क्योंकि फ़िलहाल जो है काफ़ी जो मेंटेनेंस का काम चल रहा है। तो ये हमने 3 महीने पहले भी कवर किया था कि 2 महीने पहले कि 3 मंथ्स लो पे था। तो इस बार जो है आप देख सकते हो नाउ अगेन ये कंटिन्यू है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट जो है वो डिप हुआ है टू 6 मंथ्स लो। आप ये पूरा डेटा देख सकते हो क्या है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो इंडिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी है, इंडिया का जो है रिफाइनरी जो है वो बहुत स्ट्रांग है। इंडिया इससे बहुत कम जो है हेल्प होती है इंडिया को, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड में नंबर 1 पे आता है एक्सपोर्ट करने में, रिफाइन ऑयल को रिफाइन करने के जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है इंडिया बहुत ज़्यादा लेवल पे जो है एक्सपोर्ट करता है। और सबसे बड़ा जो प्लेयर है इसमें वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो जामनगर रिफाइनरी जो कॉम्प्लेक्स है वो अभी मेंटेनेंस पे चल रहा है। तो इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा लो है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि लोगों ने जो कंट्रीज़ ने हमसे इंपोर्ट करना बंद कर दिया। ये एक्चुअली जो है मेंटेनेंस सीज़न के कारण जो है ये चल रहा है। ये 6 महीने के लो पे गया, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं। हमने ऑलरेडी पहले भी कवर किया है कि जो एक्सपोर्ट्स है वो काफ़ी कम हुआ है, राइट। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट जो है वो फिर से रिबाउंड हो जाएगा इन दी मंथ ऑफ नवंबर से, वो फिर से अपनी शुरू हो जाएगी चीज़ें। तो फिर वो बैक टू द ट्रैक आ जाएगा, नो इश्यूज। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ये जो आर्टिकल है ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, क्योंकि जो इसमें बोला जा रहा है कॉशन फॉर इजराइल, मतलब इजराइल को कॉशियस नोटिस दिया गया है, फ्लैशिंग वार्निंग साइंस फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी। क्या बोल रहे हैं इसमें कि इजराइल जो है को जो है आईडीएफ जो इजराइल डिफेंस फोर्स है उन्होंने संडे को क्या कहा कि हम जो है ग्रेजुअली एक्सपांड कर रहे हैं द ग्राउंड एक्टिविटी एंड द स्कोप ऑफ आवर फोर्सेस इन द गाजा स्ट्रिप। मतलब आप समझो, ये देखो इस आर्टिकल में भी क्या बोला जा रहा है, एज्यूमिंग, कि हम एज्यूम करते हैं, हम मान के चलते हैं कि इजराइल सक्सीड हो गया, मतलब उसको सफलता मिल गई पूरी तरह से, हमास को उसने एलिमिनेट कर दिया गाजा स्ट्रिप से। लेकिन व्हाट अबाउट द पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट फेज, राइट। 2005 में क्या हुआ था कि इजराइल ने जो है गाजा पे हमला किया था, जो भी उनके बीच मचमच हुई थी, उसके बाद छोड़ दिया था अकॉर्डेंस विद द डिसएंगेजमेंट प्लान प्रपोज्ड बाय देन प्राइम मिनिस्टर एरियल शेरोन। लेकिन 18 साल के बाद फिर वहीं से खड़े हैं कि देयर इज वर्चुअली नो चांस दैट इजराइल इस बार जो है स्टेप बैक नहीं करेगा, क्योंकि जो है ये बार बार हो रहा है, राइट। तो बाय देन जो ग्राउंड लेवल पे इजराइल इस बार नहीं छोड़ने वाला है। उसने पहले भी बोल दिया कि वो हमास को पूरी तरह से जो है ख़त्म करेगा। लेकिन जो जनरल थे पहले, फॉर्मर सीआईए के डायरेक्टर थे हैं जनरल डेविड पेट्रोस, उन्होंने बोला है कि जो हमारे साथ हुआ था वैसा जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूएस जनरल इन बोथ इराक एंड अफगानिस्तान में उन्होंने बोला है एक इंटरव्यू में कि यूएस ने जो मिस्टेक्स की थी इन प्लानिंग द पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट फेज इन द वेक ऑफ इट्स 9/11 वॉर जो हुआ था, 9/11 जो घटना हुई थी, उसके बाद जो वॉर ऑन टेरर स्टार्ट किया था, एंड इसराइल को उन्होंने वार्निंग दी है कि इसराइल अगर मेकिंग कि वो उस तरह की सिमिलर मिस्टेक्स ना करे, बिकॉज इट इज़ वेरी चैलेंजिंग मिशन, राइट। क्या होगा कि आप तो पहले अगर ये कर दोगे तो उसके बाद जो है वहाँ के लोग, वहाँ के जो सिविल सर्विसेज है उनको कैसे बहाल करोगे। जैसे उन्होंने कहा है कि हमने मिस्टेक्स की थी, हमने सफिशेंटली प्लान नहीं किया था पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट फेज, ना ही सोचा था कि इतना ज़्यादा हो सकता है। जैसे बगदाद इराक पे उन्होंने सद्दाम हुसैन को ये किया था रिजीम, बट आवर प्लान्स वेर नॉट सफिशिएंट। आप देख सकते हो कि वो सिचुएशन जो है बहुत डिस्ट्रक्टिव हो गई थी, और हमारे पास देखो दैट वाज टू फायर, हमने इराकी मिलिट्री को तो फायर कर दिया, बट व्हाट वाज देयर फ्यूचर। वो जो लोग थे, वो लोग तो आम जनता थे ना जो वहाँ की जॉब को सर्व कर रहे थे, उनका फ्यूचर क्या। और रिमूव इराक सिविल सर्वेंट्स विदाउट एन एग्रीड रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस विच लेड टू थाउजेंड्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स वी नीड टू रन इराक। तो उन लोगों का क्या, रिटायर करना है, उनको कुछ पैसे देने हैं या फायर करना है। तो ये जो बात हो रही है कि ये जो सिचुएशन है कि पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्या होगा आम जनता का, वहाँ के नौकरी पेशा लोगों का, उन लोगों को के बारे में इसराइल को बोल रहे हैं कि वो पूरा प्लान होना चाहिए, राइट, कि पूरा प्लान, और उन्हें बताना चाहिए वहाँ की जनता को कि हम अगर अपना कब्जा जमाएंगे तो इसके बाद हम इस तरह से ये प्लान है हमारे।
और उसके बाद जो है ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि पहले अभी तो बैड है, फिर धीरे धीरे वो वर्स होगा, वर्स्ट होगा। तो ब्लूमबर्ग जो एक बहुत आपको पता है फेमस है, राइट, उसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है, हाँ, तो अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इससे ह्यूमन लॉस तो हुआ ही है, बट इकोनॉमी को उतना ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है, बट लॉस हुआ है क्योंकि अभी ऑलरेडी मल्टीपल शॉक से वर्ल्ड इकोनॉमी गुजर रही है, विथ सेंट्रल बैंक्स वॉकिंग द टाइट रोप। ऑलरेडी आपने देखा होगा बिटवीन रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स टू टैकल रनवे, इन्फ्लेशन को कैसे टैकल कर रही है, और स्लोइंग ग्रोथ को टैकल करना है सारी बैंक, सेंट्रल बैंक्स को। ऑलरेडी पेनफुल हार्ड लैंडिंग्स चल रही है, तो ये जो पिक्चर है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। वेरिएबल सच एज स्लोइंग ग्रोथ इन चाइना एंड द कंटिन्यूइंग वॉर इन यूक्रेन ऑल्सो। तो इसके साथ साथ जो है वर्ल्ड लेवल पे कई सारी चीज़ें चल रही है जिसका ओवरऑल मिला के जो इम्पैक्ट जो है वो ज़रूर होगा ग्लोबल इकोनॉमी पे। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ चाइना मॉडल इंडिया डिडेंट फॉलो। एक जो ये लेविस मॉडल था वो क्या है कि उसने इंडिया के मामले में वो कभी जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ, सच नहीं साबित हुआ। नाउ विद द मैन्युफैक्चरिंग टर्निंग इंक्रीजिंगली कैपिटल इंटेंसिव हो रहा है, नाउ इंडिया को रिप्लेस करना चाहिए द ओल्ड, पुराना जो फंडा था उसका कि फार्म से लेके हमें फैक्ट्री तक करना है। लेकिन नया टर्म क्या बोल रहा है कि फार्म को ही फैक्ट्री बना दो, फार्म एज अ फैक्ट्री मॉडल, मतलब फार्म में ही आप जो है कई सारी चीज़ें जो है प्रोड्यूस करो। तो ये कौन थे? लुइस दो 1954 में सेंट लुसियन इकोनॉमिस्ट थे एक, विलियम आर्थर लुइस, उन्होंने जो है एक पॉसिबिलिटी दी थी फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज विथ अनलिमिटेड अवेबिलिटी ऑफ लेबर। जैसे आपने देखा होगा कि चाइना ने इसका कितना अच्छे से यूटिलाइज किया कि वो एक जो है वर्ल्ड फैक्ट्री के जैसा काम किया। आप देखो कोई भी प्रोडक्ट का लेबल आपने देखा होगा, मेड इन चाइना, मेड इन, इवन आईफोन तक जो है वो असेंबल होता है चाइना में, होता था, अभी भी होता है, राइट। तो कई सारी चीज़ें हैं, तो इसी बारे में बात हो रही थी, उन्होंने की है इन इकोनॉमिक्स ने कि जो है जो अनलिमिटेड एबिलिटी है लेबर फोर्स की, राइट। तो इसी बारे में बात हो रही है। नाउ इंडिया में कैसे नहीं हुआ और चाइना ने इसको बहुत अच्छे से कैसे टैकल किया, राइट। तो ये सारी चीज़ों पे बात हुई है। और जो बात हो रही है फिलहाल इस बारे में हो रही है कि जो पीरियड है फार्म सेक्टर का, राइट, इन दी all it had to do was pay wages just high enough to make man leave the family farm, so long as the higher substance wages level matched the value of the additional output produced, the factories would keep hiring workers, right। तो ये लेविस जो है वो उन्होंने इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज जीता था 1979 में। तो ऐसे ही कोई मॉडल नहीं है, आम मॉडल नहीं है, इनको इस चीज़ के लिए इकोनॉमिक्स का लेवल नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। तो उनका क्या कहना था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज अ वर्चुअल इनेबिलिटी फॉर कंट्रीज विथ सरप्लस लेबर पॉपुलेशन, जैसे कि इंडिया। और ही स्पेसिफिकली मेंशन इंडिया, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में, अपनी रिसर्च में इंडिया का नाम लिया था, लेकिन इसको यूटिलाइज ज़्यादा बेटर तरीके से किया था चाइना ने, राइट, क्योंकि इंडिया में वो फॉलो करना पॉसिबल नहीं हो पाया, राइट। तो ऐसी कई सारी चीज़ें थी। तो ये जो लेविस मॉडल है वो प्रोपाउंडेड हुआ था और इंडिया में इन दी 50s, जब 1950s में, उस समय रेलिवेंट था, ऐसा कहना है हमारे नीति आयोग के मेंबर का। और मुंबई में, ऐसा नहीं इंडिया के पास नहीं थे, तब मुंबई में मिल्स थी विथ वर्कर्स ड्रॉन फ्रॉम नेबरिंग रूरल असेंबलीज। लेकिन ये जो लेविस मॉडल है इसका एग्जाम्पलर, मतलब जिसने एक्सपेल किया वो था चाइना। मैंने आपको बताया ऑलरेडी ये चीज़ कि चाइना, दैट कंट्री फ्रॉम द लेट 1970s टू द 2000 तक leveraged its large pool of surplus rural level to become the world's factory। ये टर्म मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, राइट। तो ना अब जो नीति आयोग है वो एक नया प्लान बनाने की कोशिश कर रहा है, राइट। एंड द बहुत सारी चीज़ें हैं, वर्किंग ऑन अ न्यू इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल फॉर इंडिया, राइट, कि आज के हिसाब से जो रिलेवेंट है, एक्सप्लोरिंग द स्कोप ऑफ द जॉब क्रिएशन इन एंड अराउंड एग्रीकल्चर, जैसे सच जॉब्स नीडेड नॉट टू बी ऑन द फॉर्म बट आउटसाइड इट। ये इंडिया का नया प्लान है जो नीति आयोग बना रही है, राइट। तो इस तरह से कई चीज़ें हैं, जैसे बायोफ्यूल्स हो गई, द यूज़ ऑफ ग्रेन, शुगर केन एंड ऑयल सीड्स एज बायोफ्यूल, ऑलरेडी ग्रो हो रहा है ये सेक्टर, एंड क्रॉप। बट उसके साथ साथ जो क्रॉप का स्टेबल एंड रेसिड्यूज हैं डेट फार्मर्स आर नाउ बर्निंग, जो जला रहे हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में कितनी प्रॉब्लम हो जाती है जब पंजाब हरियाणा में ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ों को भी जो है हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। ये नीति आयोग जो एक नया जो है डेवलपमेंट मॉडल बना रहा है कि कॉस्मेटिक्स मेडिसिन में यूज़ हो सकता है, बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज़ कर सकते हैं हम, पॉलीमर्स में, स्पेसिफिकली केमिकल्स में, और इवन एज
insecticides and fertilizers. All this can be the next big employment avenues outside and yet linked to farm. ये सारी चीज़ें ये आएंगी कहाँ से? क्रॉप स्टबल कहाँ से आएगा, रेसिड्यूज कहाँ से आएगा, ग्रेन, शुगर केन, और ये जो बायोफ्यूल्स है उसके लिए बायो प्रोडक्ट तो चाहिए ना, तो ये सारी हमें कहाँ से मिलेंगी? फार्म से ही तो मिलेंगी। किसका कहना है? रमेश चंद जी का कहना है, मेंबर ऑफ नीति आयोग। ओके गाइज, तो इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे आपको ध्यान रखने, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और टेलीग्राम के साथ साथ अब व्हाट्सअप चैनल भी हमारा आ गया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां आपको फटाफट कई सारी चीज़ें ऑन योर फिंगर टिप मिलेंगी, और आपको कैरियर में किसी भी पड़ाव पे कोई डाउट हो, एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड, स्टार्ट करने से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ों के लिए आप हमारे प्रो काउंसलर, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशंस है, आप उनसे जो है कंसल्ट कर सकते हो हमारे उसी नंबर पे। ओके, तो फिर चलो, मैं कल फिर आऊँगा ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लेके। तब तक के लिए आप जो है पढ़ते रहो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और आपने जो इनको देखा, आपको पता है कि कल इनकी सैड डिमाइस हो गई है, जो है डूब इनकी जो है बाथ टब में डेथ हो गई डूब के, चैंडलर बिंग जो मैथ्यू पेरी एक्टर थे। अगर आप लोग फ्रेंड्स देखते हो तो फिर आप भी जो है, अगर आपने फ्रेंड्स देखा है तो कमेंट करके मुझे बताना आपके फेवरेट कैरेक्टर कौन थे। मेरे तो यही थे, चैंडलर बिंग फ्रेंड्स में से, जिनकी सैड डिमाइस कल हो गई है, अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई है। तो चलो फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर।